सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। विद्यार्थियों, आज हम पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 2 संघवाद फेडरलिज्म के पार्ट 2 को शुरू करेंगे। आज के इस वीडियो का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है वो है संघवाद की विशेषताएं, की फीचर ऑफ फेडरलिज्म। इसके बारे में अपन जानकारी लेंगे कि संघवाद की क्या विशेषताएं होती हैं। पहले पार्ट के अंदर हमने संघवाद क्या है इसको बहुत अच्छी तरीके से समझा। आज हम संघवाद की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके की और टॉपिक्स और वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। संघवाद की विशेषताएं। पहली जो विशेषता है इसकी वो है यहां सरकार 2 या 2 से अधिक स्तर वाली होती है। मतलब अगर भारत के संदर्भ में देखें तो भारत के संदर्भ में 3 स्तर पर सरकारें होती हैं, स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3। पहले स्तर की सरकार को कहते हैं केंद्र सरकार, जिसके जो प्रधान होते हैं यानी अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। दूसरे स्तर की सरकार को राज्य सरकार के नाम से जाना जाता है, इसके जो प्रधान होते हैं वो होते हैं मुख्यमंत्री। और तीसरे स्तर की सरकार कहलाती है स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार 2 भागों में बटी रहती है, एक होता है ग्रामीण स्थानीय सरकार और एक होती है नगरीय स्थानीय सरकार। ग्रामीण स्थानीय सरकार का जो अध्यक्ष होता है वो सरपंच कहलाता है। क्या कहलाता है? सरपंच कहलाता है। और नगरीय स्थानीय सरकार का जो अध्यक्ष होता है, प्रधान होता है, वो मेयर कहलाता है। ठीक है, इसके बारे में अपन आगे विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन अभी संघवाद की विशेषताओं पर चर्चा कर रहे हैं तो एक एक विशेषता को बड़े अच्छे तरीके से समझते जाइए। पहली विशेषता कंप्लीट होती है, अब सेकंड विशेषता पर आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो विशेषता है वो ये है कि अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अलग अलग सरकारें, जैसे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ये एक ही नागरिक समूह पर कार्य करती हैं। जैसे भारत के संदर्भ में जितने भी हम सब भारतीय हैं तो हम सब भारतीयों पर, जैसे मैं राजस्थान में रहता हूं, ठीक है, तो मेरे जितने भी मुझे जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कौन कौन कर सकता है? राज्य सरकार भी करेगी और केंद्र सरकार भी करेगी। और किस तरीके से करेगी, किस माध्यम से करेगी? अपने अलग अलग पॉलिसीज के माध्यम से, अपनी जो योजनाएं लाती हैं, वो परियोजनाएं लाती हैं, उसके माध्यम से वो मेरी समस्याओं को हल करेगी। ठीक है, तो वो एक नागरिक समूह का मतलब होता है भारतीय। दूसरी बात, कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। अधिकार क्षेत्र का क्या मतलब होता है जरा से मैं आपको बताना चाहूंगा। ऐसा दायरा जिस पर किसी का वैधानिक अधिकार हो, वैधानिक मतलब संविधान से प्राप्त अधिकार को वैधानिक अधिकार कहते हैं। यह दायरा भौगोलिक सीमा के अंतर्गत परिभाषित होता है, यानी कि निश्चित स्थान के लिए इस अधिकार को सुनिश्चित किया जाता है, निश्चित किया जाता है, अथवा इसके अंतर्गत कुछ विषयों को भी रखा जा सकता है। क्या होता है कि केंद्र सरकार को अलग अधिकार दे रखे होते हैं और राज्य सरकार को अलग अलग अधिकार दे रखे होते हैं, उनसे बाहर वो काम नहीं कर सकती। अगर राज्य सरकार को कुछ निश्चित प्रकार के दे रखे हैं अधिकार तो वो उन्हीं पर काम करेगी। ये अधिकार देने का काम कौन करता है? संविधान करता है। जैसे कि यहां हमने दे रखा है कि कुछ केंद्र सरकार के अधिकार दे रखे हैं, कि केंद्र सरकार के जो है वो लिस्ट 1 नंबर में है, जिसको हम केंद्र की सूची कहेंगे। तो रक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, बंदरगाह, रेलवे, हाईवे, संचार, ये कुछ ऐसे कार्य हैं, ऐसे अधिकार हैं जो सिर्फ किसके पास होते हैं? केंद्र सरकार के पास होते हैं। सेकेंड लिस्ट में आप देखेंगे सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य, अस्पताल और दवाखाने, साफ सफाई, खेती किसानी, ये सारे के सारे काम राज्य सरकार को सौंपे गए। फिर एक और लिस्ट बनाई जाती है, उसे कहते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के अंदर राज्य और केंद्र दोनों के अधिकार सम्मिलित होते हैं। मतलब इस लिस्ट में जो जो काम होंगे वो राज्य के भी होंगे और केंद्र के भी होंगे, जैसे न्याय, शिक्षा, ट्रेड यूनियन और वन। ये लिस्ट मैंने आपको थोड़ी सी दी है, बहुत बड़ी लिस्ट होती है और इसका अध्ययन अपन आगे भी करेंगे। तीसरी जो विशेषता है वो ये है कि विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया
कि केंद्र सरकार क्या काम करेगी, राज्य सरकार क्या काम करेगी। ये दोनों के दोनों, इन दोनों के जो अधिकार क्षेत्र हैं, जिस क्षेत्र में कि जिस अधिकार क्षेत्र में काम करेंगे, वो सारा का सारा अधिकार क्षेत्र संविधान में, कहां पर, संविधान में वर्णित है। इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है कि केंद्र सरकार को कौन सा काम करना चाहिए, राज्य सरकार को कौन सा काम करना चाहिए, इसकी गारंटी कौन देता है, संविधान देता है। जैसे कि आपको इमेज में भी दिख रहा होगा कि भारतीय संविधान ऊपर लिख रखा है। भारतीय संविधान केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कुछ काम देता है, तो वो सारे लिस्ट आपको दे रखे हैं यहाँ पर। संघ सूची में केंद्र सरकार के जो जो अधिकार होते हैं उनकी पूरी की पूरी सूची होती है, लिस्ट होती है। फिर राज्य सूची होती है जो राज्य सरकार के अधिकारों की सूची कहलाती है। फिर होती है समवर्ती सूची जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के अधिकार क्षेत्रों की सूची कहलाती है। अब आगे बढ़ते हैं। चौथा है कि संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकते हैं। अगर आप मौलिक अधिकार जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का विरुद्ध, इस प्रकार के अगर कोई मौलिक प्रावधान है, अधिकार है, इन पर अगर कोई बदलाव करना चाहता है तो कोई एक स्तर की सरकार इसमें बदलाव नहीं कर सकती। दोनों स्तर की सरकारों को मिलना पड़ेगा और इन पर चेंज करना पड़ेगा। दोनों स्तर की सरकारें मिलकर ही ऐसे प्रावधानों को बदल सकती हैं, परिवर्तित कर सकती है। एक स्तर की सरकार नहीं बदल सकती। ठीक है, ये संघवाद की क्या है, विशेषता है। अब आगे बढ़ते हैं। पांचवी विशेषता, अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। जितनी भी अदालतें, जितने भी न्यायालय, उनको यह अधिकार प्राप्त है कि केंद्र सरकार के जो भी अधिकार हैं, राज्य सरकार के जो भी अधिकार हैं, उनकी व्याख्या कर सके, उनको समझा सके कि भाई केंद्र सरकार के क्या क्या काम है, ये हैं, राज्य सरकार के ये कार्य हैं, ये हैं। विभिन्न स्तर के सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है। अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में किसी अधिकार को लेकर मतभेद हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, तो इस लड़ाई को कौन हल करेगा? इस लड़ाई को हल करेगा अदालत, यानी सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय इस लड़ाई को क्या करेगा, हल करेगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर केंद्र सरकार में भी मोदी जी हैं, राजस्थान सरकार यानी राज्य सरकार का एक उदाहरण ले तो राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जी हैं। इन दोनों में लड़ाई हो जाती है अधिकारों को लेकर। मान लीजिए रक्षा के अधिकार को लेकर लड़ाई हो जाती है, बोले रक्षा का अधिकार मेरा है, बोले रक्षा का अधिकार मेरा है। इन दोनों की लड़ाई को सॉल्व कौन करेगा, हल कौन करेगा? वो करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो अभी वर्तमान में कौन है, डी.वाई. चंद्रचूड़। तो वो करेंगे, इन दोनों को बैठक बुलाएंगे, बैठो भाई, हाँ भाई तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, इस प्रकार से उसको सॉल्व करेंगे। तो कौन करेंगे? श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और अशोक गहलोत जी की लड़ाई को कौन सॉल्व करेंगे? डी.वाई. चंद्रचूड़ वर्तमान परिप्रेक्ष्य। ठीक है, अब लास्ट विशेषता जो है वो है वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित हैं। पहले दो वर्डों पर ध्यान एकत्रित करो, वित्तीय स्वायत्तता। वित्तीय स्वायत्तता का मतलब होता है वित्तीय स्वतंत्रता। भाई कोई किसी से पैसे नहीं मांगेगा। केंद्र सरकार अपने जो भी उसको स्रोत दे रखे हैं पैसा कमाने के, जो भी पैसा कमाने के सोर्स दे रखे हैं, स्रोत दे रखे हैं, उनसे पैसा कमाओ और जनता की भलाई करो। राज्य सरकार जितने भी आपको स्रोत दे रखे हैं उनका इस्तेमाल करो और पैसे कमाओ। राज्य सरकार केंद्र सरकार से पैसे नहीं मांगेगी, केंद्र सरकार राज्य सरकार से पैसे नहीं मांगेगी। ठीक है, अच्छा वो कौन कौन से स्रोत हैं जहां से एक सरकार पैसे कमाती है? तो वहां पर उसके लिए अपन को ये चार्ट देखना पड़ेगा। जैसे इसमें दे रखा है 15% इनकम टैक्स से कमाती है, 34% कर्ज से कमाती है, नॉन टैक्स रिसिप्ट से 6%, नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट से 34%, कस्टम्स से 4%, जीएसटी से 17%, कॉर्पोरेशन टैक्स से 15%, ड्यूटी से 7%। ये कमाती है सरकार, इन स्रोतों से कमाती है। इनकम टैक्स, कर्ज, ये सारे के सारे स्रोत हैं जहां से सरकार अपने राजस्व को बटोरती है और उस राजस्व को जनता की भलाई के लिए इस्तेमाल करती है।
ठीक है विद्यार्थियों, तो आज के इस वीडियो में हमने संघवाद की विशेषताओं पर चर्चा करी है। आगे अपन इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे और एक महत्वपूर्ण टॉपिक अगली वाली वीडियो में कंप्लीट होने वाला है, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो ताकि इसी प्रकार की अच्छी से अच्छी वीडियोस आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। नमो नमः।